नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करूंगी जिसका ताल्लुक हर महिला या पुरुष से है, हर समाज, शहर, राज्य, देश और दुनिया से है। दरअसल ये मुद्दा है खुशहाल भविष्य के लिए कितने बच्चे अच्छे। इसका ट्रिगर पॉइंट है दक्षिण भारत के राज्यों से आने वाले 2 मुख्यमंत्रियों का बयान, जिसमें एक है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जो युवाओं से 2 से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। दूसरे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो कह रहे हैं कि हम 16 बच्चों का लक्ष्य क्यों न रखें। अब सवाल उठता है कि दक्षिण भारत के 2 मुख्यमंत्री दशकों से चली आ रही हम 2 हमारे 2 वाली सोच को क्यों चुनौती दे रहे हैं। आखिर दक्षिण भारत के राज्य आबादी बढ़ाने के मामले में चाइना जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। कभी सख्ती से 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला चाइना पिछले कुछ वर्षों से आबादी बढ़ाने पर क्यों जोर दे रहा है। आबादी बढ़ाने के मामले में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों की सोच अलग क्यों है। क्या भविष्य में जनसंख्या के मामले में भारत की स्थिति चीन, जापान और यूरोपीय देशों जैसे होने वाली है, जो युवा आबादी के लिए तरस रहे हैं। कुछ अपनी बुजुर्ग आबादी के बोझ से बेहाल हैं, तो कुछ युवा बेरोजगारों से परेशान। इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का इलाज क्या है? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम कितने बच्चे खुशहाली के लिए अच्छे में। कभी बुजुर्ग महिलाएं नई दुल्हन को आशीर्वाद दिया करती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो, मतलब दूध से नहाएं और संतान सुख भोगें। दूध से तो तभी कोई नहाएगा जब संपन्नता होगी, और संपन्नता तभी आएगी जब संतान यानी काम करने वाले हाथ अधिक होंगे। ये पुराने दौर की सोच थी। आज़ादी के बाद बड़ी आबादी को बोझ की तरह देखा गया और परिवार नियोजन पर जोर दिया गया। अगर इमरजेंसी के दौर को अपवाद मान लिया जाए तो परिवार नियोजन को लेकर हमारे देश में कभी जोर जबरदस्ती नहीं हुई। बाद में नारा दिया गया, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम 2 हमारे 2। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास ने छोटे परिवार में अपनी खुशहाली देखी। दक्षिण भारत के राज्यों ने परिवार नियंत्रण को पूरी शिद्दत के साथ अपनाया, जिसका नतीजा रहा है कि दक्षिण भारत के राज्यों में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया। इससे दक्षिण में कई तरह के नए संकट की आहट महसूस की जा रही है। 1-2 वर्षों में परिसीमन यानी डीलिमिटेशन होना है, जिसका बड़ा आधार है आबादी। डीलिमिटेशन के बाद संसद में दक्षिण भारत का पलड़ा हल्का और उत्तर भारत का पलड़ा बहुत भारी होने की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि दक्षिण भारत के राज्यों को जन्म दर में गिरावट की वजह से कहां-कहां नुकसान हो रहा है। ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఏజింగ్ ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది. ஆனால் இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற தொகுதியெல்லாம் குறையும் என்ற நிலை வருகிற போது ஏன் அளவோடு பெற்று வளமோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும், நாமும் 16 குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாமே என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு உணர்வு வந்திருக்கிறது। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कह रहे हैं कि पहले बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 तरह की संपत्ति प्राप्त करने का आशीर्वाद देते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि 16 तरह की संपत्ति की जगह 16 बच्चे पैदा किए जाएं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी प्रदेश की उम्र दराज होती आबादी पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और सूबे के लोगों से अधिक बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं। संभवतः इन दोनों मुख्यमंत्रियों की तत्कालिक चिंता परिसीमन को लेकर है, जिसमें दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें कम होने की भविष्यवाणी की जा रही है। उनको लगा कि अगर हमारी आबादी यूपी, एमपी और बिहार की कंपैरिजन में कम हो गई तो हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा तब आबादी के मुताबिक हमें कम सीटें मिलेंगी तो हमारा कम महत्व पॉलिटिक्स में हो जाएगा। इसलिए एक पासा उन्होंने फेंका है। हालांकि ये पासा मेजोरिटेरियनिज्म के विरुद्ध का पासा है, इसलिए हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए। संसद की नई बिल्डिंग में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें। 2026 में परिसीमन होना है, जिसमें लोकसभा में सीट बढ़नी तय है। अभी लोकसभा में जितनी सीटें हैं वो 1976 के परिसीमन के दौरान तय हुई थी, जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। तब से अब तक देश की आबादी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी, लेकिन लोकसभा में सीटें नहीं बढ़ी। एक अनुमान के मुताबिक अगर परिसीमन आयोग लोकसभा में 78 सीटें बढ़ाता है तो आबादी के आधार पर यूपी की 80 सीटों में 14 सीटें जुड़ सकती हैं, बिहार की 40 सीटें बढ़कर 51 हो सकती हैं, राजस्थान में 7 सीटें और मध्य प्रदेश में 5 सीटें बढ़ने का अनुमान है। हरियाणा और महाराष्ट्र में 2-2 सीट जुड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट बढ़ने का हिसाब लगाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु को 9, केरल को 6, गुजरात को 6 सीटों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा का पलड़ा हल्का होने की भविष्यवाणी की जा रही है, जिसमें ग्रोथ रेट का हार जो है वो त्वरान्वित हो रहा है कम होने का। वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो उनका कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। इसमें भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, बंगाल, इनका सब कम हो जाएगा। कम मीन्स जितना है उससे और ज़्यादा नहीं होगा, होगा तो खूब कम बढ़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये है भय। दक्षिण भारत के जिन राज्यों ने आबादी कंट्रोल करने के मोर्चे पर बेहतर काम किया, जहां आज की तारीख में जन्म दर जनसंख्या के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है, उन राज्यों को लोकसभा में अपनी सीटें कम होती दिख रही। दूसरी ओर केंद्रीय फंड में हिस्सेदारी भी लगातार कम होने का डर सता रहा है। वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर राज्यों को जो हिस्सेदारी मिलती है उसमें आबादी एक बड़ा पैमाना है। इस मोर्चे पर भी दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत के राज्यों से खुद को पीछे पाते हैं। दक्षिण के राज्यों को आबादी के कम होने के कारण फाइनेंस कमीशन में एलोकेशन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था 15वीं फाइनेंस कमीशन में, उसमें सिर्फ 2 को छोड़ के, एक तो क्राइटेरिया ये था कि आपकी एरिया कितना है, आपका क्षेत्रफल कितना है, दूसरा था कि इकोलॉजी फॉरेस्ट एरिया कितना कवर्ड है। उसके अलावा जो बाकी 4 क्राइटेरिया हैं वो सारे आबादी से जुड़े हुए हैं। आपकी जो इंसेंटिव टैक्सेशन में आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके जो इंडेक्स को आप फिर मल्टीप्लाई करते हैं पॉपुलेशन से। आपकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फर्टिलिटी रेट को आपने कम किया कि नहीं किया, ये इंडेक्स है कि जिसने कम किया है उसको थोड़ा इंसेंटिव मिलता है, लेकिन फिर उसको आप गुणा करते हैं पॉपुलेशन के साथ में। इसकी वजह से क्या होता है कि आबादी को बहुत ज़्यादा वेटेज मिल जाता है। तो 15वीं फाइनेंस कमीशन में आबादी के वेटेज को कम करने की कोशिश की थी, और मैं समझता हूं कि जो समस्याएं दक्षिणी राज्यों को हो रही है कि सेंट्रल एलोकेशंस या दूसरे जो एलोकेशन है सेंट्रल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, उसमें कमी आ रही है। भले ही दक्षिण भारतीय राज्यों के नेता दलील दे रहे हों कि जनसंख्या कंट्रोल की वजह से उनके प्रदेशों में युवा कम और बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, भविष्य में कामकाजी आबादी घटने की भविष्यवाणी की जा रही है। ऐसे में अधिक बच्चा पैदा करने की चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टैलिन की अपील को अर्थशास्त्री व्यवहारिक कम और राजनीतिक ज्यादा बता रहे हैं। भले ही अर्थशास्त्री छोटा परिवार और कम आबादी को खुशहाली की गारंटी मानते हों, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता संतुलन बनाए रखने में कम आबादी को एक कमजोरी की तरह देखा जाता है।
543 सीटों वाली लोकसभा में दक्षिण भारत से सिर्फ 131 सांसद आते हैं। वहीं सिर्फ यूपी, बिहार और झारखंड 3 राज्यों की लोकसभा सीटों को जोड़ दे तो 134 हो जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीलिमिटेशन के बाद हिंदी बेल्ट के राज्यों की सीटों में भारी इजाफा होगा, जबकि दक्षिण भारत का संसद में राजनीतिक वर्चस्व कम होगा। अर्थशास्त्रियों की सोच है कि एन चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टालिन दोनों का अधिक बच्चा पैदा करने से जुड़ा बयान पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि शायद ही कोई दंपत्ति किसी नेता की अपील या सरकार से मिलने वाली मामूली इंसेंटिव की वजह से परिवार बढ़ाने से जुड़ा फैसला लेता है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई। जनसंख्या बढ़ोतरी का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से 2036 तक भारत की आबादी में 31 करोड़ से अधिक का इजाफा होने का अनुमान है। इसमें से 17 करोड़ तो सिर्फ 5 राज्य यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के होंगे, जबकि दक्षिण के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु मिलकर आबादी में सिर्फ 3 करोड़ भी नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति चाइना या जापान जैसी न हो जाए, जहां युवा कम और बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों ने सामाजिक आर्थिक विकास के साथ आबादी कंट्रोल करने के रास्ते को तेजी से अपनाया। नतीजा ये रहा कि प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में 1.8 है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 1.7। रिप्लेस आबादी के लिए 2 होना चाहिए, लेकिन हम ऑफिशियल रेट है 2.1। 2.1 अगर टोटल फर्टिलिटी रेट है तो रिप्लेसमेंट रेट हो गया। वो 0.1 क्या कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि कुछ बच्चे पैदा होके मर जाते हैं 6 महीने में, साल भर में, 5 साल में, तो उसकी वजह से रिप्लेसमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो 2.1 अगर TFR हो रहा है तो रिप्लेसमेंट रेट है। TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसका मतलब है कि एक औरत के उसके लाइफ टाइम में, चाइल्ड बेयरिंग एज में कितने बच्चे होंगे कुल। तो अगर वो 2.1 की एवरेज है तो रिप्लेसमेंट रेट है, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। जो हमारा लक्ष्य था, जो हमने तकरीबन क्या हमने पूरा कर लिया, 2020-21 में हमारा पूरा हो गया। अब हम 2 पे हैं, 2.1 से भी नीचे चले गए हैं। हिंदी पट्टी के यूपी और बिहार जैसे राज्य आबादी कंट्रोल करने के मामले में बहुत पीछे हैं। आज भी बिहार में प्रजनन दर 3 है तो यूपी में 2.4 यानी राष्ट्रीय औसत से ऊपर। लेकिन 1980 के दशक में आबादी कंट्रोल करने के लक्ष्य को हासिल करने वाले केरल के केस को भी समझना जरूरी है। 2011 में केरल की आबादी में 60 साल से ऊपर के लोगों की हिस्सेदारी 13% थी, जो 2036 में बढ़कर 23% हो जाएगी। यानी केरल में हर चौथा शख्स 60+ उम्र का होगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 2011 में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 10.1% थी, जो 2036 में बढ़कर 19% तक पहुंच जाएगा। यानी आंध्र में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्गों की कैटेगरी में होगा। जिन राज्यों ने आबादी को तेजी से कंट्रोल किया, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, वहां दिनों दिन बुजुर्ग बढ़ रहे हैं और युवा कम होते जा रहे हैं। अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो उत्तर भारत के राज्यों में दक्षिण की तुलना में युवा आबादी अधिक दिखेगी। यूपी को ही देखा जाए तो 2011 में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 7.3% रही, जो 2036 में बढ़कर 11.9% तक पहुंचने का अनुमान है। बिहार में भी कमोवेश इसी तरह की तस्वीर की भविष्यवाणी की जा रही है। आज जो हालात है वो ये हालात है कि भारत की एवरेज आयु 28 साल की है, यानी कि वी आर द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। 2050 में जाके आज जो आयु 28 की है वो 38 की हो जाएगी। 38 की हो जाएगी सरेराश आयु। तो बहुत सीधी बात है
कि लॉन्जिविटी बढ़ेगी। आज लॉन्जिविटी 74 है, तब जाके लॉन्जिविटी 84 हो जाएगी। अब लॉन्जिविटी 84 हो जाएगी तो बूढ़े बढ़ेंगे, बूढ़े बढ़ेंगे तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन रेट घटेगा उनका, क्योंकि 60 के बाद तो निवृत्त हो जाते हैं। तो अगर बूढ़े बढ़ेंगे तो जो दशा जापान की हुई, जो दशा यूरोपियन कंट्रीज की हुई, वो हमें देखना चाहिए। आबादी बढ़ने का मौजूदा ट्रेंड इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में भारत में युवा आबादी कम होगी और बुजुर्गों की बढ़ेगी, जिसके नफा नुकसान को हर एंगल से देखने और समझने की कोशिश हो रही है। वैसे तो दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में हैं। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में करीब 48 करोड़ युवा हैं। लेकिन दुनिया के विकसित देशों की तरह भारतीय युवा शक्ति स्किल्ड नहीं है। कम स्किल्ड होने की वजह से युवा आबादी का पूरा फायदा यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को नहीं मिल पा रहा। ऐसे में युवा आबादी को स्किल्ड करना एक बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने जो रास्ता चुना है उसमें लोगों का जीवन स्तर सुधरा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। ऐसे में धीरे धीरे युवाओं की संख्या कम और बुजुर्गों की बढ़ने का ट्रेंड दिखने लगा है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया गया है कि आज का युवा भारत आने वाले दशकों में तेजी से वो बूढ़ा होता जाएगा। 1 जुलाई 2022 तक देश में 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की जो तादाद 10.5% थी, उसमें 2036 तक बढ़कर 15% और 2050 तक 20% तक पहुंचने की भविष्यवाणी की गई है। मतलब भारत जब आज़ादी की 100वीं सालगिरह की ओर बढ़ रहा होगा, तब देश में हर 5वां व्यक्ति बुजुर्ग होगा। उसमें बड़ी तादाद ऐसे बुजुर्गों की हो सकती है जिनके पास सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ खास नहीं होगा, जिनके सामने अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 70 से 75 साल की उम्र में भी काम करने की मजबूरी होगी। भारत की आबादी में बड़ा हिस्सा किसानी और दूसरे काम धंधों से जुड़े लोगों का है, जिनके पास बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के नाम पर कुछ खास होने की उम्मीद नहीं है। और मौजूदा सोच से ही जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया तो 2047 तक भारत में बुजुर्गों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाएगा जिनके हाथ और जेब दोनों खाली होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगले 15 या 25 वर्षों में देश के बुजुर्गों के पास सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के नाम पर क्या होगा। भारत में भी वी आर द यंगेस्ट नेशन, तो लास्ट 10 साल में सब राष्ट्रों की कंपैरिजन में हमारा विकास दर सबसे ज़्यादा है। तो यंगर द नेशन, मोर द डेवलपमेंट, ओल्डर द नेशन, लेसर द डेवलपमेंट। भारत की ये स्थिति है कि 2050 में 38 की साल होगी तो हमारा डेवलपमेंट रेट स्लो हो जाएगा। डेवलपमेंट रेट स्लो हो जाएगा तो एक और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ एल्डर पीपल वो कम हो जाएगा। ये भी एक बात सोचने की हमें है, तब जाके क्या होगा। हमारे देश में सरकारी नौकरियों और पेंशन का सिस्टम दिनों दिन सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में पेंशन वालों की गिनती दिनों दिन कम होती जा रही है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने पेंशन के बोझ को कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में रिटायरमेंट की उम्र अधिक है। लोगों को अपनी जरूरत के खर्चों के लिए 70 से 75 साल की उम्र तक कमाना पड़ता है। जापान में अब रिटायरमेंट की उम्र 70 साल है। चाइना भी इसी राह पर बढ़ रहा है। विदेशों में रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की एक बड़ी वजह कामकाजी युवा आबादी का लगातार कम होना भी है। यूरोपीय संघ के 27 देशों में पेंशन पाने वाले एक शख्स का बोझ औसतन 4 कामकाजी लोग उठा रहे हैं। भविष्यवाणी की जा रही है कि अगर यही हालात रहें तो 2050 तक ये बोझ सिर्फ 2 लोगों पर आ जाएगा। ऐसे में भले ही अभी भारत में बुजुर्गों के लिए यूरोपीय देशों जैसी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा स्कीम नहीं, लेकिन इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। रिटायरमेंट एज को अगर 10 साल बढ़ा दीजिए तो बहुत हद तक सीनियर सिटीजन की
सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो जाएगा, बड़ा लॉजिक। कोई चैरिटी भी नहीं देनी तो, और उनकी जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, उनकी सूझबूझ और समझ है, उसका फ़ायदा उठाएंगे और सोशल सिक्योरिटी भी हो जाएगी। ये तो एक तरीका हो सकता है। फिर ये कि जब इतनी प्रॉस्पेरिटी देश में हो ही रही है तो ओल्ड एज के पेंशन, ओल्ड एज इंश्योरेंस, इस किस्म की स्कीमें जो है उन पे ज़रा और जोर डालना पड़ेगा। बदलाव, आधुनिकता और शहरीकरण की तेज हवा के बीच भारत में अगले 20 से 25 वर्षों में बुजुर्गों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। चीन, जापान और यूरोपीय देशों से ये भी सीखने की जरूरत है कि आबादी के मोर्चे पर उन देशों ने कहां बेहतर किया और कहां गलतियां की। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो युवा आबादी के लिए तरस रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों से युवाओं को अपने यहाँ बुला रहे हैं, तरह तरह के इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं। करीब साल भर पहले की बात है, दक्षिणी इटली के कैलब्रिया क्षेत्र में आबादी बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की गई, जिसमें 40 साल से कम के युवाओं को क्षेत्र में बसने और बिजनेस करने के लिए अर्जी मांगी गई। इस योजना के लिए चुने गए युवाओं को 26,000 पाउंड यानी करीब 26 लाख रुपए मिलना था। ऐसी योजना इसलिए लाई गई जिससे दूसरे क्षेत्र के युवा कम आबादी वाले क्षेत्र की लोकल इकोनॉमी में योगदान दे सकें। इसी तरह 6 महीना पहले जापान में नई वीज़ा पॉलिसी को लागू किया गया, जिसमें विदेशी युवाओं को रियायत दी गई। जापान की नई वीज़ा नीति का मकसद है युवा श्रमिकों की कमी को पूरा करना। जापान की नई नीति को ब्रीडिंग वीज़ा का नाम देकर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि खाड़ी देश भी दुनिया के दूसरे हिस्सों से युवा आबादी को अपने यहाँ बुलाने के लिए नियम कायदों में बदलाव कर रहे हैं। तेजी से घटती जन्म दर और कम होती आबादी विकसित देशों के सामने बड़ी चुनौती है। जापान की आबादी में हर तीसरा शख्स 65 साल से ऊपर का है। यूरोप के कई देशों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की भरमार है। इटली की आबादी में ऐसे बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8%। ग्रीस और पुर्तगाल की जनसंख्या में बुजुर्गों की तादाद 21.8%। जर्मनी में 21.4%, तो फ्रांस में 20.3%। ब्रिटेन में भी 18% से अधिक महिला या पुरुष 65 साल से अधिक उम्र के हैं। ऐसे में यूरोप के कुछ शहरों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए युवा नहीं मिल रहे। वहां फैक्ट्रियों में काम करने के लिए स्किल्ड युवा नहीं मिल रहे। युवा आबादी के लिए तरसते ऐसे मुल्क दुनिया के दूसरे देशों से अपने यहाँ युवाओं को बेहतर जिंदगी का ऑफर दे रहे हैं। यूरोप में कई देशों में भी यही हुआ कि जो लोग पॉपुलेशन कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ कि वहाँ तो 2 बच्चे का एक ही बच्चा होता, कई तो लोगों को एक बच्चा भी नहीं होता। तो उसकी वजह से कई कंट्रीज में ये हुआ कि हमारी तो नस्ल ख़तरे में पड़ जाएगी, हमारी तो नस्ल एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मैं पढ़ा था पिछले दिनों कि जर्मनी में और स्कैंडिनेविया वगैरह में कुछ कंट्रीज़ में वहाँ तो लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है कि तुम 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे करोगे तो हम सरकार तो उनको सपोर्ट करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने वर्क एंड हॉलीडे वीजा वाली लिस्ट में भारत को शामिल कर लिया। इसके तहत 1000 युवा भारतीय नागरिकों को साल भर के लिए वीजा दिया जाएगा, जिसमें काम करने, छुट्टी मनाने और पढ़ाई करने की छूट होगी। जर्मनी भी भारत के कुशल कामगारों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप के कम आबादी वाले कुछ हिस्सों में तो बसने के बदले लुभावने ऑफर तक देने की बातें सामने आई हैं। जापान भी वीजा नियमों में छूट देकर सरहद पार के युवाओं को अपने यहाँ बुला रहा है, जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दुनिया के कुछ हिस्सों में बेरोजगारों की भीड़ और कहीं बुजुर्गों की भरमार वाली स्थिति से निपटने का एक रास्ता माइग्रेशन भी हो सकता है। दुनिया के जिन हिस्सों में युवा शक्ति अधिक है, उनके लिए सरहद की दीवारों को छोटा करना होगा। इतिहास गवाह है कि आधुनिक समय में किसी मुल्क ने बड़ी आबादी के दम पर कभी तरक्की नहीं की, काबिल आबादी के दम पर तरक्की की। दुनिया में
कहीं कोई एग्जाम्पल ऐसा उदाहरण नहीं मिलेंगे जहां पर आबादी की वजह से आर्थिक और सामाजिक तरक्की हुई है एक लंबे समय तक। कोई भी मिसाल आपको नहीं मिलेगा, न तो यूरोप में, न लैटिन अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ऐसे में कम होती प्रजनन दर, घटते युवा और बढ़ते बुजुर्गों की बहस के बीच फर्टिलिटी रेट बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है राज्य में, देश में, दुनिया में बैलेंस माइग्रेशन यानी संतुलित प्रवास के जरिए आबादी में असंतुलन से जुड़ी कमियों को पूरा करना। इसके जरिए ही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मिशन को हासिल किया जा सकता है। ये 100% सच है कि पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में गजब की तरक्की हुई है। इंसान के काम को मशीन ने बहुत आसान कर दिया, लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी इंसानी दिमाग और कमांड की ज़रूरत पड़ती है। जेनरेटिव एआई बहुत हद तक इंसानी दिमाग जैसा काम करने लगा है, लेकिन इसके बावजूद विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अच्छा दखल रखने वाले जापान को युवा कामगारों की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो चुका है। चीन की सेना से लेकर उद्योग तक एक और युवा श्रमिकों की कमी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर युवा बेरोजगारों की भी कतार लंबी है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है, एक यूथ वर्कफोर्स की कमी और दूसरी हाईली स्किल्ड यूथ वर्कफोर्स की कमी। इसी तरह यूरोपीय देशों में भी बच्चा पैदा करने को लेकर अलग सोच है। वहाँ कमाई की तुलना में खर्च अधिक है। ज़्यादातर युवा अपनी कमाई से सिर्फ अपना ही खर्च मुश्किल से चला पाते हैं। ऐसे में बच्चों पर होने वाले खर्च का खौफ उन्हें परिवार बढ़ाने से रोकता है। आबादी के मामले में भारत की तुलना यूरोपीय देशों के साथ करना ठीक नहीं है। उत्तर भारत में अगर आबादी बढ़ने की रफ्तार अधिक है और दक्षिण भारत के राज्यों में कम, तो आबादी बढ़ाने की जगह इंटरनल माइग्रेशन को बढ़ावा देकर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस को ठीक किया जा सकता है। जिस तरह से यूपी बिहार के लोग पंजाब की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिस तरह से दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के अस्पताल से लेकर कारखानों तक में काम करते मिल जाएंगे, उसी तरह उत्तर भारतीय युवा भी दक्षिण भारत के राज्यों में अपने लिए रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना और केरल में लिट्टी चोखा की दुकान और भोजपुरी बोलने वाले दिख जाएंगे। दक्षिण भारत के राज्यों में अब पहले जैसा हिंदी विरोध नहीं रहा। एक नए तरह की साझी आर्थिक सामाजिक व्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिसमें बसावट और रिश्तों का आधार स्किल और एक दूसरे की ज़रूरत बन रहा है। ऐसे में ये बहस बेमानी है कि खुशहाल भविष्य के लिए एक बच्चा बेहतर होगा या दो बच्चा। बच्चा कितना काबिल बनेगा, उस पर ही परिवार और देश का भविष्य निर्भर करेगा। आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।